Unemployment, the biggest problem of the era, and government jobs are the ultimate solution. इस बार पूरे 2 साल बाद UPSC EPFO ने 577 वैकेंसीज अनाउंस की हैं, which includes few posts of grade A, which has been announced after 8 years. This is a very great opportunity और I hope आप सब ने अभी तक फॉर्म्स भर दिए हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है. Now the biggest problem with this job is that relevant study material is not available. And for this sake, we have brought 4 booklets which includes the major section of UPSC EPFO exams, that is accounting, industrial relation, audit and insurance and labor laws. And these books has been prepared by industry experts who has been working in this area for a long period. Invest in your future by investing in your knowledge. Order your UPSC EPFO guidebooks and take the first step towards the success. दोस्तों नमस्कार। 2024 के जो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं और जो 2024 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ये जो किताब है पासपोर्ट टू लबासना, इस किताब में जो दी गई स्ट्रैटेजी है 2024 के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों इस किताब में मैंने आपको बेसिकली एक बहुत सिंपल सी चीज़ ये बताई है कि जो 2024 में एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं लोग, उनको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। दोस्तों जब हम नए आते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी करने आते हैं, अक्सर उन लोगों के साथ बड़ी समस्या बेचारों की ये होती है कि उनको समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो कहीं ना कहीं वो एक यूट्यूब के पूरे मैकेनिज़्म पे घूमने लग जाते हैं, वहाँ पर रिसर्चेस करते हैं और उसके बाद फिर वो एक तरीके से खो जाते हैं। तो उनको एक क्लियर कट पाथ मिलता नहीं है और इस प्रोसेस में वो 3-4 महीने अपने प्रिपरेशन के ख़राब कर देते हैं। दोस्तों जब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, टाइम आपका कभी भी स्टार्ट हो, आप वर्किंग एस्पिरेंट हो या आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जो सबके लिए कॉमन रहती है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करके चलते हैं तो आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझ आएगी कि इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपकी एक प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलेगा। मैं दोस्तों अक्सर जनरली ये बात बताता हूँ बच्चों को कि आपको अपनी प्रिपरेशन जब भी शुरू करनी हो, आप चाहे 2024 के विद्यार्थी हों या 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स पहले प्रायोरिटाइज़ करने हैं। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है इंडियन इकोनॉमी, दूसरा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और तीसरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों मैं ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि इस पूरे एग्जामिनेशन में न्यूज़पेपर एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट होता है। दोस्तों न्यूज़पेपर का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब आप न्यूज़पेपर को उठा के देखें और न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठें और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तब आप देखते हैं कि भाई उसमें इकोनॉमी को लेके कोई आर्टिकल आया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा। फिर उसमें कोई इंटरनेशनल रिलेशन का आर्टिकल आया है कि भाई मान लीजिए बिलावल भुट्टो इंडिया आए हैं, एससीओ का मीट चल रहा है, या फिर अगर आपने मान लीजिए न्यूज़पेपर उठाया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की डिवोर्स के ऊपर टिप्पणी आ गई। तो दोस्तों ये जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर क्योंकि एक विद्यार्थी के पास क्लैरिटी नहीं होती, तो इस क्लैरिटी ना होने के कारण जो बच्चे हैं अक्सर फंस जाते हैं। वो इन टॉपिक्स को, इन इश्यूज़ को फिर यूट्यूब के माध्यम पे जाकर या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि इंटरनेट पे जाकर रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च में वो खो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपकी प्रिपरेशन को पहले दिन से एक टाइम बाउंड मैनर में अगर हम करने की कोशिश करें तो टाइम बाउंड मैनर में एक इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बोला कि इन 3 सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर हमें इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले पढ़नी है तो इंडियन इकोनॉमी हम कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। दोस्तों अगर मैं आपको इसका जवाब दूं सबसे पहले कि कहाँ से पढ़ें, देखिए कई बार आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी की किताब अच्छी है। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन एनसीईआरटी एक स्कूल लेवल की किताब है, उस किताब से आप आईएएस नहीं बन सकते। दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी है कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, जो यूपीएससी हर साल खुद डिटेल आउट करती है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने मेंशन की है अपने नोटिफिकेशन में, और वो चीज़ ये है कि हमें एक विद्यार्थी से जो कि सिविल सेवा की परीक्षा में बैठना चाहता है, उससे एक बैचलर्स लेवल से ऊपर और एक मास्टर्स लेवल से नीचे की नॉलेज चाहिए। यानी कि आपको इतना एक्सपेक्टेशन यूपीएससी लेके चलती है कि एक बैचलर लेवल का नॉलेज होगा और साथ में मास्टर्स लेवल का नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे का होगा। दोस्तों एनसीईआरटी की किताब उस लिए फ़ायदेमंद है कि अगर आपके बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स गोल हैं तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, पर ये चीज़ का आस लगाना कि एनसीईआरटी पढ़ ली तो मेरा सब कुछ हो गया, वो गलत है दोस्तों। अब आप एक चीज़ को समझिए कि दोस्तों जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, कई ऐसी किताबें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैं, कई लोगों ने किताबें लिखी हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की किताब का इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो बैचलर्स प्लस मास्टर्स लेवल की नीचे वाली नॉलेज तक को कवर कर दिया आपके लिए।
इसमें एक किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है जो है संजीव वर्मा की किताब। दोस्तों संजीव वर्मा जी एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर थे और इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बड़े विद्वान भी थे वो। इसी केस में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक लेमैन लैंग्वेज में बच्चों के लिए एक किताब लिखी है। दोस्तों ये इतनी बेहतरीन किताब है कि आप इस किताब को पढ़ के इंडियन इकोनॉमी एक ही बार में समझ सकते हैं। अब कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड भी नहीं होता, कई साइंस बैकग्राउंड वाले भी आते हैं, कई टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी आते हैं। दोस्तों ये किताब अगर आप संजीव वर्मा जी की पढ़ें तो वो संजीव वर्मा की किताब पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ खुद समझ आएगी कि इंडियन इकोनॉमी आपके लिए एक केक वॉक हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस किताब को पढ़ें कैसे, दूसरा सवाल ये उठता है, क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग क्या करते हैं कि वो नोट्स बनाने के चक्कर में इधर उधर परेशान हो जाते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की किताब की और संजीव वर्मा की किताब की, देखिए आप चाहे संजीव वर्मा की किताब पढ़ें या कोई भी किताब पढ़ें, किताब पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं इस किताब में अपनी पासपोर्ट टू लवासना में भी एक मॉडल मैंने आप लोगों के लिए प्रपोज किया है एंड दैट मॉडल इज़ कॉल्ड द 3 रीडिंग मॉडल। दोस्तों 3 रीडिंग मॉडल का क्या मतलब है? सबसे पहला मॉडल जो 3 रीडिंग मॉडल का जो पार्ट है वो ये है कि आप किताब को, कोई भी चैप्टर को बिना पेन पेंसिल पकड़े सिर्फ रीड करिए। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने एक सिंपल रीडिंग दी। जब आपने सिंपल रीडिंग दे दी, सेकंड लेवल पे आपने क्या करना है कि अब उसी टाइम जब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आप अपना पेन पेंसिल उठाइए और पेन पेंसिल उठाने के बाद उस पूरे चैप्टर को दोबारा से उसी टाइम पढ़िए और उस समय जो आपके हिसाब से, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को आप सर्कल और अंडरलाइन करिए। थर्ड टाइम उसी चैप्टर को जब सेकंड रीडिंग ख़त्म हो जाए दोस्तों, तुरंत वो अंडरलाइंड पार्ट को दोबारा पढ़िए। अब आप एक चीज़ सोचिए कि इससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ये ज़रूर लगेगा कि प्रिपरेशन स्लो जा रही है, थोड़ा सा आपको ये भी डर लगेगा कि भाई मेरा काम पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, पर ये 3 रीडिंग मॉडल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैंने इस किताब में भी एक्सप्लेन किया कि जब आप इसको और इफ़ेक्टिव तरीके से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये पावरफुल हो जाएगी और आपका स्पीड भी एकदम पिकअप हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आपने एक ही चैप्टर को एक ही दिन में 3 बार पढ़ा और तीसरी बार पढ़ने के बाद चौथी बार आपने उसके नोट्स बनाए, इसके बाद आप वो चैप्टर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जब मैंने कहा आपको कि नोट्स बनाइए, देखिए नोट्स बनाने के समय मैं जनरली 2 चीज़ें बोलता हूँ। पहली चीज़ ये बोलता हूँ कि नोट्स हमें अपने हाथों से बनाने चाहिए। नोट्स हमें अपने हाथों से दोस्तों इस कारण से बनाने चाहिए क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम आज की डेट में आपसे एक मेंस एग्ज़ाम के हैंड रिटन टेस्ट ले रहा है। जनरली आजकल मैंने देखा है कि बच्चों में एक टेंडेंसी रहती है कि वो टेक्निकल डिजिटल नोट्स बनाते हैं। दोस्तों ये चीज़ मत कीजिए क्योंकि ये चीज़ यूपीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप मेंस एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो वहाँ पर आपको वो टैबलेट या आईपैड नहीं पकड़ाता है, आपको वो एक तरीके से हैंड रिटन शीट्स, प्लेन शीट्स देता है जिसमें आपको 3 घंटे में पेपर लिखना होता है। लोगों को रिटन प्रैक्टिस नहीं होती। अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं बोलता हूँ कि भाई नोट्स आपको अपने हाथों से बनाने हैं, तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप लूज़ A4 शीट्स पे टॉपिक का नाम लिख के उसके नोट्स बनाइए। जनरली जो लोग टेक्निकल नोट्स, डिजिटल नोट्स बनाते हैं, वो लोग अक्सर मुझे ये बात कहते हैं कि सर हम लोग डिजिटल नोट्स इस कारण से बनाते हैं क्योंकि डिजिटल नोट्स बनाने से क्या होता है, अपडेशन आसान हो जाती है। देखिए वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज़ अगर आप लूज़ A4 शीट्स पे नोट्स बनाएं टॉपिक का ऊपर नाम लिख के कि यहाँ पर आपने लिख दिया मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज़ और उसके नीचे मॉनेटरी पॉलिसी के नोट्स बना दिए, तो आप मुझे बताइए कि लूज़ A4 शीट्स में आपको दोबारा अपडेट करके नॉलेज को ऐड करने में दिक्कत क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम अपने कन्वीनियंस से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है दोस्तों। ये कंफर्ट जोन है कि भाई हम लेटे लेटे बिस्तर पे बैठ के अपना आईपैड पे कट कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना के फोल्डरों में नीटली डाल दिए, लेकिन वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है दोस्तों। तो आप नोट्स को अपने हाथों से बनाइए, लूज़ A4 शीट्स पे बनाइए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भूलिएगा मत कि जब आप यूपीएससी के लिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स को आपने ऐसे बनाना है कि जो भी आपने उस बुक से पढ़ा, उसको पढ़ के जो आपको समझ आया आप उस चीज़ को लिखिए। अक्सर दिक्कत ये आती है दोस्तों कि मैंने ये देखा है कि 99% बच्चे जब नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स बनाने के दौरान अनफॉर्चुनेटली सिंपल किताबों की लाइनें कॉपी कर देते हैं। और सिंपल अगर किताबों की लाइनें कॉपी करके दोस्तों अगर आप अपने नोट्स में, रजिस्टर में या A4 शीट्स में कहीं पर भी कॉपी कर दोगे तो उसको नोट्स थोड़ी कहेंगे, वो तो फिर आपने एक तरीके से अपनी ही किताब बना ली। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स का मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ, आपका थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ, आपको वो चीज़ पे प्रायोरिटाइज़ करना है। अब जब हम बात करते हैं कि आपने संजीव वर्मा को इस 3 रीडिंग मॉडल से पढ़ा,
दोस्तों वो किताब इतनी बेहतरीन है, मैंने जैसा आपको बताया कि जब आप वो पूरी किताब पढ़ लेंगे तो पूरी किताब पढ़ने के बाद जो आपका थॉट प्रोसेस इकोनॉमी का है वो इस लेवल तक का कवर हो जाता है कि उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर में इकोनॉमी को लेके कुछ भी पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में इकोनॉमी आपको 90% इश्यूज़ जो हैं वो बहुत क्लियर कट तरीके से समझ आएंगे। अब मैं आपको ये टारगेट दूंगा दोस्तों कि 1 महीने का समय लेके 1 महीने के समय में संजीव वर्मा की इकोनॉमी की किताब को आप निपटाइए। अगर आपकी ये कंप्लीट हो जाती है तो सेकंड स्टेप पे आप उठाइए इंडियन पॉलिटी। दोस्तों इंडियन पॉलिटी में बहुत सारी किताबें हैं और कई तो ऐसी लोकप्रिय किताबें भी हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मैं थोड़ा सा उनसे डिफ़र करता हूँ। मैं आपको एक साधारण सा फॉर्मूला देता हूँ दोस्तों। आप यूपीएससी सिविल सेवा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप एक सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस सरकारी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर भारत सरकार की तरफ से आपको कोई किताब मिल रही है तो क्या आप वो किताब नहीं लेंगे? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि इंडियन पॉलिटी में अगर हम देखें तो भारत सरकार आपको 3 किताबें दे रही है। उसमें से सबसे पहली किताब है आर पार्लियामेंट बाय सुभाष कश्यप, ये मैंने इस किताब में लिखी हुई है। दूसरी किताब है आर पॉलिटिकल सिस्टम बाय सुभाष कश्यप और तीसरी है आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप। दोस्तों ये 3 किताबें यदि आप देखो, आर पार्लियामेंट, आर पॉलिटिकल सिस्टम, आर कॉन्स्टिट्यूशन जो सुभाष कश्यप की है, 2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि ये किताबें भारत सरकार खुद पब्लिश करती है और ये किताबें जो भारत सरकार पब्लिश करती है ये आपको खुद ही वो कंटेंट दे रही है कि भैया ये पढ़ लो, हम आपसे ये पूछेंगे यूपीएससी में, फिर आप वो चीज़ को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, दूसरा, ये जो किताबें हैं ये लेमैन के लिए लिखी गई हैं। दोस्तों ये ऐसी ब्यूटीफुल किताबें हैं, ये तीनों किताबों को यदि आप पढ़ें तो पॉलिटी आपके लिए केक वॉक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये 3 शब्द आर पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 शब्द आपके प्रीलिम के सिलेबस तक में लिखे हुए हैं। तो आप सोचिए कि सिलेबस के वो शब्द और किताब का वो टाइटल, कुछ तो कोइंसिडेंस तो होगा नहीं, कोई ये इत्तेफाक तो है नहीं। ये जाहिर सी बात है कि यूपीएससी खुद आपसे वो चीज़ मांग रही है जो उन्होंने खुद पब्लिश करी है। इकोनॉमी में दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि अभी तक हमारे पास भारत सरकार की ओर से कोई किताब नहीं है सुभाष कश्यप जैसी, पर अगर पॉलिटी में है तो वाई शुड वी नॉट रीड इट। मेरे को अक्सर दोस्तों कई बार ईमेल बच्चों के ये आते हैं कि सर सुभाष कश्यप, और मैंने क्योंकि अपना इस ईमेल आईडी अपना इस किताब में भी दिया है ना, तो बच्चे अक्सर ये किताब में जब ये पॉलिटी की 3 किताबें पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर मेरा ईमेल आते हैं उनके, और वो ईमेल मेरे को क्या करके कहते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने सुभाष कश्यप बोली लेकिन वो किताब 2011 तक में के बाद तो अपडेटेड ही नहीं है, 11 साल पुरानी किताब है। अरे भैया मुझे आप एक बात बताओ, आप जो लोकप्रिय किताब लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हो उसमें कौन सा करंट अफेयर आपको दिया है? उसमें तो वर्बेटिम बेयर एक्ट को चिपका के ही उसने दिया है। एक करंट अफेयर का पॉइंट दिखा दीजिए, एक करंट इशू का एनालिसिस दिखा दीजिए। उनका लेटेस्ट एडिशन जो आया था उसमें अनुच्छेद 370 का एब्रोगेशन तक तो कवर्ड नहीं था, वो सिर्फ कवर बदल के लास्ट में 2 चैप्टर अपेंडिक्स में ऐड करके निकाल देते हैं किताब को। तो दोस्तों चीज़ों को समझिए आप कोई भी पॉलिटी की किताब उठाएंगे उसमें आपको करंट डायमेंशन कहीं नहीं मिलना है। आपको पॉलिटी क्यों पढ़ना है? आप पॉलिटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के, पॉलिटिकल सिस्टम के, पार्लियामेंट की ये क्लियर हो जाए। और जब ये क्लियर हो जाते हैं तो 1 साल जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान आप खुद ही करंट अफेयर से पॉलिटी के वो डायमेंशंस जो न्यूज़ में चल रहे हैं उनको आप अपडेट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चीज़ को समझिए कि 1 महीना लगा के ये 3 पॉलिटी की किताब पढ़नी है। पहले महीने में इकोनॉमिक्स पढ़ ली, दूसरे महीने में पॉलिटी पढ़ ली। दोस्तों तीसरे लेवल पे मैंने आपको बताया कि 3rd मंथ में आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मेरी खुद की एक किताब आती है, यदि आप चाहें तो वो पढ़ लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वो किताब सबसे बेस्ट किताब है। आज की डेट में अगर वो नहीं आपको पल्ले पड़ती है तो मैं कहूँगा कि भाई आप फॉर दैट मैटर इग्नू के नोट्स जो हैं एमए वाले वो पढ़ लीजिए, पर इन 2 में से कोई एक चीज़ पढ़िए। जब आप ये किताबों को पढ़ते हैं अगला 1 महीना लगा के, और वही चीज़ आपने अपनानी है 3 रीडिंग मॉडल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और जो बुक में भी लिखा है, आपको 3 रीडिंग मॉडल के बेसिस पे नोट्स बनाते जाना है। जब आपके दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, इन 3 सब्जेक्ट्स के बाद चौथे महीने से आप न्यूज़पेपर उठाइए। अब आप कहेंगे सर पहले 3 महीने के तो न्यूज़पेपर मिस हो गए। भाई ऐसे तो कोई वो फिक्स तो होता नहीं है। अगर आप ये कहें कि सर अगले साल प्रीलिम्स जो है मान लीजिए जून के महीने में है, तो ये तो एक अजम्पशन है ना कि इस साल जून से करंट आएगा। ऐसा यूपीएससी ने तो कहीं नहीं कहा है। यूपीएससी तो कई बार 2 साल पुराना करंट भी पूछती है, 3 साल पुराना भी पूछती है। दोस्तों करंट अफेयर आपको तब से करना है जब आप उसमें कंफर्टेबल हो पढ़ने के, और जब आप ये 3 सब्जेक्ट पहले पढ़ लेंगे, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप में कंफर्ट लेवल आ जाएगा 90% न्यूज़पेपर को ऑब्जॉर्व करने का। अच्छा, अब जब आपके ये 3 सब्जेक्ट हो गए, इसके बाद
मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप ज्योग्राफी उठाइए। ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। मैं ज्योग्राफी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको ये बात बोली कि 90% न्यूज़पेपर पे पकड़ हो जाएगी, पर 10% न्यूज़पेपर अभी भी बचा है। और जो 10% न्यूज़पेपर है ना दोस्तों, वो होता है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के इश्यूज़। अब जो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के ये इश्यूज़ हैं, इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि पहले ज्योग्राफी पकड़िए। दोस्तों ज्योग्राफी के लिए जनरली वैसे अगेन बहुत सारी किताबें हैं। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अमित सेन गुप्ता। मैंने इस किताब में उनका मेंशन किया। मैं तो उस बंदे को भी नहीं जानता, बट मैंने उसका यूट्यूब चैनल देखा है। दोस्तों अमित सेन गुप्ता जो ज्योग्राफी के वीडियोस बनाता है, उससे बेहतरीन वो वीडियोस कहीं नहीं है। आप कई बार ये सोचते हैं कि हमें ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैं कहूँगा यार आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, आप वो एनसीईआरटी पढ़ो जो अमित सेन गुप्ता आपको पढ़ा रहा है। वो भी एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाता है। दोस्तों उस बंदे का आर्टिकुलेशन, उस बंदे का एक्सप्लेन करने का तरीका पूरे भारतवर्ष में उसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आप अमित सेन गुप्ता के 25 दिन लगा के वीडियोज़ देखिए, 25 दिन में उसके वीडियोस के नोट्स बना लीजिए। और जब आपका ये ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, जिसमें इंडिया, वर्ल्ड, फिजिकल तीनों कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आप उठाइए इन्वायरमेंट। जनरली अगेन इन्वायरमेंट में बहुत सी किताबें हैं। मैंने इस अपनी किताब में इन्वायरमेंट के लिए एक किताब सजेस्ट की है जिसका नाम है PMFIAS, और आई थिंक आप लोगों ने सबने वो किताब सुनी भी होगी दोस्तों। बड़ी दिलचस्प किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस बंदे ने पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों ये जो PMFIAS की किताब है, इसको अगर आप एक सिंपल रीडिंग देंगे, बट वही बात है दोस्तों कि ज्योग्राफी के बाद, अगर ज्योग्राफी के बाद करेंगे तो ही ये किताब समझ आएगी। कई बार इन्वायरमेंट हम अगर सिंगुलरली उठा लेते हैं तो वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का पूरा बेस ज्योग्राफी में है। तो ज्योग्राफी कीजिए, फिर इन्वायरमेंट पे आइए, और जब इन्वायरमेंट हो जाए तो इसके बाद तुरंत साइंस कीजिए। अच्छा, आप कई साइंस वाले एस्पिरेंट्स कहेंगे जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं कि भाई हमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। भैया एनसीईआरटी पढ़ लेना। सवाल एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में अप्लाइड आते हैं जो न्यूज़पेपर से कवर होगा। तो दोस्तों 6 महीने का प्रोग्राम अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी पे जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, फिर इन्वायरमेंट करेंगे, फिर साइंस करेंगे। अब ये सारे सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद बचता है इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप एंशंट इंडिया के लिए और मिडिवल इंडिया के लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। स्टोरी के तहत क्रोनोलॉजिकली उसमें पूरा दिया हुआ है। एंशंट इंडिया में दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर बच्चे कल्चर पढ़ने लग जाते हैं। देखो, कल्चर के लिए 600-800 पन्ने की एक भारी ग्रंथ या किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो कल्चर रटा नहीं जा सकता दोस्तों। कल्चर इज़ पार्ट ऑफ एंशंट एंड मिडिवल क्रोनोलॉजी। तो अगर आपको एंशंट और मिडिवल की नॉलेज पूरी है तो वो नॉलेज के बेसिस पे आप एंशंट और मिडिवल का कल्चर एनसीईआरटी से ही मेजरली कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आपका एंशंट मिडिवल एनसीईआरटी से हो जाए तो मैं सजेस्ट ये भी करूँगा कि मॉडर्न इंडिया को भी एनसीईआरटी से, बिपिन चंद्रा वाली जो मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह उसका ऑनलाइन PDF भी मिल जाता है अगर आप जनरली सर्च करें, वो पढ़िए। जब आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों, इसके बाद मॉडर्न इंडिया के लिए मैं और जनरली इंडियन हिस्ट्री के लिए एक सरकारी किताब फिर से रिकमेंड करता हूँ। मैंने इस किताब में भी एक वो सरकारी किताब लिखी है, और वो सरकारी किताब है बेसिकली गैजेटर ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो गैजेटर ऑफ इंडिया किताब है, इस किताब को भारत सरकार खुद पब्लिश करती है, और इसमें एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न के तीनों के चैप्टर्स देखते हैं तो हर एक चैप्टर के जो बुक में पोर्शंस हैं, एंशंट का सेक्शन एक है, मिडिवल का एक, मॉडर्न का एक है, इन तीनों सेक्शंस के अंदर उन्होंने लास्ट के 2 चैप्टर कल्चर के दिए हैं, एंशंट का कल्चर, मिडिवल का कल्चर एंड मॉडर्न का कल्चर। और जब आप ये तीनों कल्चर्स को कवर कर लोगे तो आपका पूरा कल्चर का पोर्शन भी कवर हो गया और आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका इन्वायरमेंट साइंस के बाद जो पोर्शन आएगा वो हिस्ट्री का पोर्शन आएगा, और जैसे ही हिस्ट्री का पोर्शन आपका ख़त्म होता है, इस हिस्ट्री के पोर्शन को ख़त्म करने के बाद अब आप जो छोटे सब्जेक्ट से मूव करिए। उनमें इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें एक मेरी किताब आती है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपका पूरा UPSC लेवल पे वो तैयार हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी का एक पोर्शन है दोस्तों, उसके लिए जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप NCERT 11वीं 12वीं की पढ़ लीजिए, बेस फाउंडेशन बन जाएगा, बाकी न्यूज़पेपर से करना है। बाकी आपका दोस्तों गवर्नेंस, सोशल जस्टिस का एरिया हो गया। एक M पुरी नाम के टीचर हैं दोस्तों, उनकी क्लासेस हैं जो ऑनलाइन भी मिलती हैं प्लेटफॉर्म पे, और ख़ास करके वो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। उनकी किताब नहीं है, अगर आप उनकी क्लासेस को कहीं से कर पाओ M पुरी की, तो आपका सोशल जस्टिस, गवर्नेंस का पोर्शन भी बहुत बेहतरीन लेवल पे तैयार हो जाता है। तो जब आप ये सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका एक प्रिपरेशन होलिस्टिकली कवर हो जाती है। 2 चीज़ें आखिर में बचती हैं, एस्से और एथिक्स। दोस्तों अगर मैं एस्से की बात करूं तो वो एक लॉन्ग आंसर ऑफ GS होता है, और एथिक्स जो है
वो आपको पूरी जीएस के प्रिपरेशन के साथ साथ प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। एथिक्स के लिए मैंने इसमें सोर्सेज सजेस्ट किए हैं, और क्योंकि ऐसे जो है एक लॉन्ग आंसर ऑफ जीएस है, तो वो लॉन्ग आंसर ऑफ जीएस जो है आप तभी उसको लिख पाएंगे इफेक्टिवली जब आप जीएस के ऊपर एक अच्छी पूरी कमांड बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की एक मेथडोलॉजी रखिए, एक टाइमलाइन रखिए। इस टाइमलाइन के बेसिस पे ये सारे सब्जेक्ट्स को इफेक्टिव तरीके से कवर भी कीजिए, और जब आप ये कवर कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप एक बार ये किताब को ज़रूर पढ़िए, पासपोर्ट टू लबासना। इसको पढ़ने के बाद आपके खुद के बहुत सारे फंडामेंटल्स जो प्रिपरेशन को लेके हैं, बहुत सारे एरर्स जो बच्चे मेक करते हैं पूरे प्रिपरेशन के दौरान, वो सारे क्लियर होंगे। मैं डेलिबरेटली दोस्तों आपके साथ मॉक टेस्ट करने हैं या नहीं करने, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, आंसर राइटिंग कब करना है, इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस किताब में मैंने दी हुई हैं। और ये किताब में जो आपको दी हैं, ये करने के बाद आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो दोस्तों। बाकी किसी भी तरीके से अगर आप मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करें या चाहें, तो मेरा ईमेल आईडी इस किताब में भी है, एंड आई विल बी हैप्पी अगर आप मेरे से रीच आउट करें और मैं आपको आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।